नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली बहुपद प्रश्नावली 3 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह प्रश्नावली बोर्ड परीक्षा में नमस्कार दोस्तों, आज हम जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल और टाइटल में कि आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 3 बहुपद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 बहुपद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? अब तक आपने बहुपद को नहीं पढ़ा होगा। बहुपद आपने पढ़ा होगा, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर वह कहलाते हैं जिनका मान नियत ना हो, यानी मान नियत न हो, यानी ऐसी संख्याएं जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, यानी एक फिक्स मान नहीं होता है, और अचर जिसका मान वो नियत होता है। अब इसका मान नियत नहीं होता है यानी क्या हुआ, यानी हमने कोई समीकरण ली, उसमें चर ले लिया जिस प्रकार x, y, z, a, b, इस प्रकार के जो चर होते हैं उनके मान फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमने कभी देखा x का मान 2 लेते हैं, कभी 4 लेते हैं, कभी 1 लेते हैं, अलग अलग मान बदलते रहते हैं। और अचर वह संख्याएं कहलाती है जिनका मान नियत या फिक्स होता है, यानी जिस प्रकार हमने एक संख्या ले ली 1, इसका मान फिक्स है, 1 ही होगा, 1 का मान 2 नहीं हो सकता, यानी ये हो गया अचर। अब चर और अचर हमने अलग अलग देख लिए। अब हमें पढ़ना है बहुपद। बहुपद किन से मिलकर बना होता है, बहुपद क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुपद है वो चर और अचरों के मेल से बहुपद बनता है। बहुपद में चर और अचर दोनों मिलते हैं। अगर मैं कोई समीकरण लिखता हूं जिस प्रकार जिसमें चर और अचर दोनों एक साथ हों, मैंने लिख लिया x + 2 ये एक बराबर fx। मैंने माना कि ये एक हो गया चर और 2 हो गया अचर, इनका योग कर दिया, ये हमारा कोई फलन है fx, फलन को दर्शाते हैं fx से, फलन। अगर चर और अचर दोनों मिल गए तो ये क्या हुआ, ये एक हुआ बहुपद। बहुपद अगर हमें कोई एक और उदाहरण लेता हूं, 2x + 4 बराबर fx, ये भी एक बहुपद ही है। अब बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और क्या होते हैं बहुपद के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। बहुपद जिस प्रकार बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय या रैखिक बहुपद। एक घातीय या रैखिक बहुपद से क्या मतलब है? एक घातीय या रैखिक से यह मतलब है कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक घातीय यानी एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। यानी कोई बहुपद ले लिया हमने, जिस प्रकार ये उदाहरण दिया था x + 2 बराबर fx, इसमें x की चर की घात 1 होनी चाहिए, यानी ये चर है x, तो x की घात 1 होनी चाहिए, यानी ये एक रेखीय बहुपद है। अगर मैं इसको इस प्रकार ले लेता x² + 2 = fx, यानी इसमें x की घात यानी चर की घात 2 है, तो यह एक रेखीय बहुपद नहीं है। यानी रेखीय बहुपद में चर की घात या चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अगर और दूसरा प्रकार होता है इसका
द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद इसमें होता है, जिसका व्यापक रूप होता है एक घातीय बहुपद का ax प्लस बी बराबर fx, और द्विघातीय बहुपद को हम दर्शाते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू fx। तो ये हो गया द्विघातीय, यानी इसमें जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी जिसमें अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 2 है, ये यानी द्विघातीय बहुपद हुआ। जिस प्रकार हम एक उदाहरण लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर fx। तो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, यानी ये द्विघातीय बहुपद हुआ। अगर हम इस टर्म को या इस पद को गायब कर दें तो ये एक घातीय बहुपद बन जाएगा। अगर इस प्रकार लिख दें x स्क्वायर बराबर fx, तो भी ये एक द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसकी चर की अधिकतम घात 2 है। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो उसके द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और त्रिघातीय बहुपद जिसमें बहुपद या जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। यानी इसका एक उदाहरण लेते हैं हम x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक, इसमें चर x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसे त्रिघातीय बहुपद भी कहेंगे। अगर इसमें इस टर्म को गायब कर दिया जाए तो ये द्विघातीय बहुपद बन जाता है, और अगर इन दोनों पद को गायब कर दिया जाए तो ये रैखिक बहुपद बन जाता है, रैखिक या एक घातीय बहुपद। अगर इसका हमें कोई पूछे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर fx, या ये इसका व्यापक रूप होता है, जिसमें d है ये अचर गुणांक है, अचर पद है, और c अचर गुणांक, ये भी अचर गुणांक और ये भी अचर, यानी जिस इस समीकरण में x के गुणांक में 1 है, यानी a का मान हुआ 1, और ये हो गया जिसमें b, यानी इसमें ये क्या है, अचर पद है, और ये a है वो अचर गुणांक है, इसमें a b दोनों ही अचर गुणांक है, और c अचर पद है। इस प्रकार हमने बहुपद के घातों के आधार पर भाग के बारे में देखा, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं। अब हम चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बहुपद के शून्यकों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी शून्य क्या होते हैं। पहले हम जानेंगे कि शून्यक क्या होते हैं, किसे कहते हैं शून्यक, फिर हम ज्ञात करेंगे कि बहुपद के शून्य क्या है। तो पहले जानेंगे शून्यक। शून्यक नाम से स्पष्ट हो जाता है, शून्यक यानी शून्य वह मान या किसी बहुपद का में चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। जिस प्रकार हम कोई उदाहरण लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी यह एक बहुपद हुआ। और अगर हमें कह दे कि इसके शून्य की ज्ञात करो, यानी इस बहुपद में x का ऐसा कौन सा मान होगा जो x का मान x के स्थान पर रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, यानी इस fx बराबर fx,
इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, यानी f(x) बराबर 0 प्राप्त हो जाए, तो वह इस बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी हम x के स्थान पर अगर 1 रखें, x बराबर 1, तो क्या आता है, यानी इसे कहेंगे f1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 माइनस 3, यानी 1 प्लस 2 माइनस 3 यानी 0। 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी f(x) का मान 0 प्राप्त हुआ x बराबर 1 पर, यानी x बराबर 1 यानी 1 है जो इसका शून्यक है, यानी इस बहुपद का एक शून्यक है वो 1 है। यानी इस बहुपद में x के स्थान पर 1 रखने पर इसका मान शून्य प्राप्त होता है। अगर हमें कोई बहुपद दे दे और अगर उसके शून्य ज्ञात करने हो तो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि उस बहुपद में f(x) का मान 0 आना चाहिए। यानी अगर f(x) का मान 0 नहीं आया तो वह शून्यक नहीं होगा। अगर f(x) का मान 0 आएगा तो वह शून्यक होगा। यानी एक कंडीशन है कि हमने किसी भी बहुपद का, हमें प्रश्न में पूछ ले कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करो या शून्य क्या होगा, तो हमें पहले एक कंडीशन लेकर चलना होगा कि इसमें f(x) का मान 0 होगा, क्योंकि जिसमें शून्यक हम ज्ञात करेंगे वो शून्य का मान इसमें रखेंगे तो f(x) का मान 0 होगा। यानी हम मान कर चलेंगे कि f(x) का मान 0 है, वो रखना है, फिर हमें ज्ञात करना है x का मान, तो हमें वो x का मान एक शून्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हमने शून्य के बारे में जाना, अब शून्य के और बहुपद के इन गुणकों के बारे में, संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। माना हमने कोई एक द्विघात समीकरण माना है, यानी हमने माना ax² प्लस bx प्लस c ये एक बहुपद है बराबर f(x) बहुपद है। इसके शून्यक हमने मान लिए 2 अल्फा व बीटा है। यानी हमने एक बहुपद माना, ये इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। अगर इसके शून्यक है अल्फा व बीटा, यानी x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा रखने पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। यानी f अल्फा और f बीटा का मान शून्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हमने माना है कि ये इसका शून्यक है, तो शून्यक है तो ये भी शून्य होना चाहिए। अगर x बराबर अल्फा है तो हम इसका पक्षांतरण करते हैं x माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा इधर आएगा तो माइनस का अल्फा बराबर इधर बचा 0, और इसका भी पक्षांतरण करते हैं तो x माइनस बीटा बराबर 0, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर 0 होना चाहिए। अगर f अल्फा का मान 0 है, दोबारा करो, माना कोई फलन है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है। अगर इस फलन के शून्यक अल्फा व बीटा है तो x बराबर अल्फा रखने पर f अल्फा का मान 0 आना चाहिए, और अगर x बराबर बीटा इसका शून्यक है, यानी f बीटा का मान भी 0 आना चाहिए। यानी x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इसका पक्षांतरण करने पर, और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अगर ये इसके शून्यक हैं तो ये इस बहुपद के दो गुणनखंड हुए,
यानी x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। अगर ये इसके गुणनखंड होंगे तो x माइनस अल्फ़ा और हमने मान लिया इनका अचर गुणांक k है, गुणनखंड होंगे तथा अचर गुणांक k है, यानी x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इनका अचर गुणांक k बराबर fx, यानी इन्हें गुणा करने पर और कोई अचर पद होगा, यानी हमने अचर पद मान लिया कि अचर गुणांक यानी इनके गुणा में कोई भी, जिस प्रकार ये a है b है ये एक अचर गुणांक है, उसी प्रकार हमने अचर गुणांक एक कॉमन मान लिया k होगा और ये इसके दो बहुपद के गुणनखंड होंगे। अगर गुणनखंड होंगे तो ये सिचुएशन मिलेगी हमें। अगर ये सिचुएशन है तो हम इसे सरल करेंगे कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर fx, और fx का मान हमने सर्वप्रथम क्या माना था, ये माना था यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर fx, यानी fx का मान हम यहाँ से रख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस k का अंदर मल्टीप्लाई कर दें यानी kx स्क्वायर माइनस kx अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस k अल्फ़ा बीटा बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम दोनों तरफ चर और अचर पदों के गुणकों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर है k और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, यानी k बराबर a, और x का गुणांक इधर है माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इधर x का गुणांक है b, और अचर गुणांक है अल्फ़ा बीटा k अल्फ़ा बीटा बराबर c। यानी हमें तुलना करने पर ये तीन पद प्राप्त हुए। अगर हम k का मान इस समीकरण में रख दें तो क्या मिलता है, तो माइनस k की जगह a रखा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान शून्यकों का योग हमने, क्योंकि हमने अल्फ़ा और बीटा को इस बहुपद के दो शून्यक माने थे, तो शून्यकों का योग बराबर ये b बट्टा a, और माइनस का है तो इधर आ गया माइनस, यानी माइनस b बट्टा a, यानी शून्यकों का योग b किसका गुणांक है, b हमने ये बहुपद माना था, ये रहा b है x का गुणांक माइनस x का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक प्लस है और हमें यहाँ माइनस मिला, तो माइनस x का गुणांक बट्टा a है एक्स स्क्वायर का गुणांक
और हम अगर इस समीकरण में क्या रखें a का मान तीसरी में, तो एक k का मान a है, तो a अल्फा बीटा बराबर c और अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a, यानी शून्यकों का गुणनफल c बटा a प्राप्त हुआ। यानी गुणनफल बराबर c है वो अचर पद है और बटा a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हमें ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये हमें आगे भी प्रश्नों में काम आएंगे। शून्यकों का योग क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। यानी योग होता है वो x का गुणांक माइनस का बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी ये दोनों फॉर्मूले हमारे आगे प्रश्नों में काम आएंगे, इनको हमें ज़रूर याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और इन बहुपद में गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। यानी हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्य और उन बहुपद के चरों के गुणांकों में संबंध स्थापित या सत्यता की जांच करनी है कि यह संबंध सत्य है या नहीं है, जो हमने अभी निकाला था। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं। 4x² प्लस 8x, यह fx का मान हमें दे रखा है। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। अगर शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य में f(x) बराबर 0 होगा, तभी तो इसके शून्य हम निकाल पाएंगे। तो fx बराबर 0 रखा इसमें, तो 4x² प्लस 8x बराबर 0। अगर इसमें x को कॉमन लिया जाए तो 4x प्लस 8 बराबर 0। और अगर इसमें इस पद को 0 मान लिया जाए तो x बराबर 0 प्राप्त होता है। और अगर इस पद x को 0 मान लिया जाए तो 4x प्लस 8 बराबर 0 प्राप्त होगा। अगर x बराबर 0 एक मान ये प्राप्त हो गया शून्य हमें इस बहुपद का, और x बहुपद का शून्य यहाँ से निकालते हैं। 4x बराबर माइनस का 8, x बराबर माइनस का 8 बटा 4 यानी माइनस का 2। ये एक बहुपद का शून्य हुआ और ये एक शून्य हुआ। अब हमें दो शून्य हो गए, माना ये अल्फा और ये बीटा मान लिया। यानी हमें इसमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच करनी है। यानी जो हमने संबंध निकाला था वो इस बहुपद के लिए सही है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं। हमने देखा था कि शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बटा a, माइनस b बटा a यानी योग बराबर माइनस का b बटा a, माइनस का b यानी माइनस का 8 बटा a का मान है 4 बराबर 8 बटा 4 माइनस का 2। शून्य का योग -2 होना चाहिए, यानी 0 और -2 का योग -2 होगा, और तो ये सही है। और अगर हम शून्यकों के गुणनफल के बारे में देखते हैं तो गुणनफल होता है c बटा a। c होता है अचर पद, और इस बहुपद में अचर पद का मान 0 है, क्योंकि यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। बहुपद अचर पद का कोई नियत मान नहीं है तो हम 0 है। तो c का मान 0 बटा a का मान 4, तो 4 0 में 4 का भाग दें तो 0, तो उनका गुणनफल आना चाहिए 0, यानी -2 गुणा 0 0, और यह भी 0। तो
इस पहले में संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली है और इसके दो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं, ये इसके शून्यक होंगे। तो अब हम इसके पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाकी सरल सरल सवाल है, आप खुद करने की कोशिश करें और अगर ना हो तो हमें कमेंट करें। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू एफ एक्स, और इसके भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्य और इनके गुणकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य के लिए एफ एक्स बराबर 0 लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको एक्स को दोनों पदों से गुणा करवा लेते हैं, तो रूट 3 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स यानी एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। इन दो पदों में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस रूट 3 और इस पद में भी -1 कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। अगर इन दोनों पदों में देखा जाए तो x माइनस रूट 3 कॉमन आ रहा है फिर, तो इसमें वापस यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -1 बराबर 0। शून्य के लिए एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर 0 मान लिया जाए, तो यानी x माइनस रूट 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर रूट 3 और x बराबर 1। अब हमें शून्यकों और इनके बहुपद के गुणकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो हम यहाँ पर करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग क्या होगा, योग होता है -b/a और -b यानी माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 प्लस 1 बटा a का मान 1, यानी इसमें x का गुणा का इतना पूरा है तो ये हुआ b का मान, और -b चाहिए तो इसमें माइनस ऑलरेडी है तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस। अब इनका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आता है, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 बराबर आ गया दोनों। अब अल्फा गुणा बीटा इनका गुणनफल होता है c/a बराबर c का मान बहुपद में दे रखा है रूट 3 और c/a का मान है 1। अगर इनका गुणनफल करें तो हमारे 3 और रूट 3 और 1 का तो आएगा रूट 3। ये भी यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई है और ये एक बहुपद है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दोनों दे रखे हैं और बहुपद हमें ज्ञात करना है, यानी ये है शून्यकों का योग और ये है गुणनफल। अब हमें दोनों बहुपद ज्ञात करने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी योग दे रखा है -3 और अल्फा गुणा बीटा यानी गुणनफल दे रखा है 2। हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है माइनस का b/a बराबर, इसका मान -3 है और शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं c/a होता है यानी बराबर 2।
अगर माइनस से माइनस ये कैंसिल, b बराबर 3a, a का इधर मल्टीप्लिकेशन किया, गुणा किया, तो b बराबर 3a और c बराबर 2a। हमें b और c के मान मिल चुके हैं। अगर a क्या है, a है x स्क्वायर का गुणांक। व्यापक समीकरण ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर fx। इसमें a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, bx का गुणांक और c है वो अचर पद है। फिर हम मान लेते हैं ये हमें समीकरण मिल चुकी है। और व्यापक समीकरण में अगर इसके मान रखे जाएं, जिस प्रकार हम a बराबर k मान लेते हैं, कोई वास्तविक अचर है, k बराबर a या a बराबर k अचर मान लिया वास्तविक, तो हम व्यापक समीकरण में मान रखेंगे a x स्क्वायर यानी a का मान k x स्क्वायर प्लस b का मान 3, a का जगह k इंटू एक्स प्लस c का मान 2 इंटू a का मान k 2k बराबर fx। अब इस पूरी समीकरण में k है वो कॉमन आ रहा है, तो k को कॉमन लेने पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यह मिलता है। और ये हमने एक अचर ये वास्तविक अचर माना था, यानी ये गुणांक है। तो इसको अगर भाग दे दिया जाए पूरे बहुपद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी पद में भाग देने पर। तो फिर ये हमारा बहुपद होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक हमारा बहुपद हो जाएगा जिसके शून्यक ये दे रखे हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल ये हमें दे रखा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरे में योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2 और अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है 1/3। अब इनका योगफल होता है माइनस का b/a बराबर √2 और इनका गुणनफल होता है c/a बराबर 1/3। अगर माइनस b बराबर √2a और c बराबर 3c बराबर a या a/3c बराबर। अब हमें वही व्यापक समीकरण होता है, k यहाँ पर वास्तविक अचर मान लेते हैं। a बराबर k को वास्तविक अचर मान लेते हैं। तो व्यापक समीकरण में मान रखने पर a x स्क्वायर, तो a का जगह k x स्क्वायर प्लस b का मान माइनस b है, तो इस माइनस को यहाँ पर लेने पर यह हो जाएगा माइनस का √2k x प्लस c का मान k/3। ये हमें fx का मान मिल चुका है। k इसमें कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 fx। अब 3 लघुत्तम लेने पर k/3 बाहर आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर fx। तो ये एक हो गया, ये एक अचर गुणांक है, यानी इसका पूरी समीकरण में भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका पूरी समीकरण में भाग देने पर ये हट जाएगा, तो हमारा बहुपद बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा बहुपद होगा
जो हमें याद करना था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा। तो तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है एक द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस k, और दे रखा है इस बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग है वो 40 दे रखा है, और हमें k का मान ज्ञात करना है। यानी हम मान लेते हैं शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम इस समीकरण से, इस बहुपद से इसके शून्यक निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, f(x) बराबर 0 लेने पर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है माइनस का b/a, यानी माइनस का 8 माइनस 8 बटा a का मान 1 यानी प्लस का 8। हमें योग मिला प्लस का 8, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, और गुणनफल है c का मान k अचर पद और a का मान 1, अल्फा गुणा बीटा बराबर k। अब एक समीकरण हमारे पास, ये एक समीकरण हो गई, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, तो अल्फा बराबर 8 माइनस बीटा, ये 2 समीकरण और ये तीसरी समीकरण। अब हम समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, 1 में 2 का मान रखेंगे तो x अल्फा स्क्वायर की जगह 8 माइनस बीटा, अल्फा की जगह 8 माइनस बीटा रखा, और स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको सरल कर लेंगे। 64 माइनस 16 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अब 64 में से 40 इधर आया तो बच गया 24, और बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 16 बीटा प्लस 24 बराबर 0। यानी इसमें पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 12 बराबर 0। अब हम इस बहुपद को हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, या जो हमने पहले भी पढ़ी है, बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 12 बराबर 0। इसके शून्य ज्ञात करेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके टुकड़े करेंगे। गुणनखंड क्या होंगे, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इस और इस बहुपद, इसका गुणांक 1 है और ये अचर पद का गुणा और इसका जोड़ या बाकी बराबर आना चाहिए। यानी इसका गुणा कितना हुआ 12 इंटू 1 यानी 12, और जोड़ या बाकी कितनी है माइनस का 8। यानी ऐसी 2 संख्याओं का गुणा हमें करना है जिसका योग -8 आए या और उनका गुणा 12 आए। यानी हम जानते हैं 6 दूनी 12, यानी 6 इंटू 2 12 होते हैं। इनको जोड़ते हैं -2 इंटू और -6 माइनस का 8 हो जाएगा, और इनको गुणा करने पर प्लस का 12 हो जाएगा। तो हम इसके लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 बीटा प्लस 12 बराबर 0। हम वापस देख लेते हैं इस समीकरण में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। इसको 6 बीटा -2 बीटा लिख लिया है। अगर वापस इसको जोड़े तो यही समीकरण प्राप्त होता है हमें। फिर इस समीकरण में बीटा को कॉमन लेने पर बीटा -6
-2 कॉमन आने पर बीटा -6 बराबर 0। बीटा -6 पूरा कॉमन आएगा तो बीटा -2 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर में 0 गुण शून्य के लिए और एक बार बीटा -2 बराबर 0। तो बीटा बराबर 6 और बीटा बराबर 2। अगर बीटा बराबर 6 और 2 मान हमें मिल चुके हैं, अगर ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो बीटा का मान 6 रखने पर, बीटा बराबर 6 रखने पर अल्फा का मान हमें प्राप्त होगा 2 और बीटा का मान 2 रखने पर अल्फा का मान प्राप्त होगा 6। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है के का मान, और के का मान अल्फा गुणा बीटा के बराबर है। तो अल्फा और बीटा के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। बीटा का 6 तो अल्फा का 2, और अगर बीटा का 2 तो अल्फा का 6, यानी कोई भी मान रखो, इनका गुणनफल है वो के के बराबर है, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर के। अल्फा का मान 2 गुणा बीटा का मान 6 बराबर के, यानी 12 बराबर के, यानी के का मान 12 हमें मिल चुका है। यही हमें ज्ञात करना था। तो चलिए आज हमने अभी तक 3.1 को कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3 के बेसिक के बारे में पूरा अध्ययन किया, और अब हम अगली क्लास में 3.3 के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि 3.2 इस बार सिलेबस से हटा दी गई है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को पढ़ने में हेल्प करें। धन्यवाद।